Students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 3 of civics, state government, and this is the part second. So let's start. Students, today we will discuss about the function of the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर के क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लॉ मेकिंग फंक्शंस के बारे में। जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो कानून बना सकती है अपने स्टेट के अंदर, मतलब उसके राज्य के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनमें उसको कानून बनाने का अधिकार होता है। फिर है आपका ऑर्डिनेंस इशू, मतलब कि अगर कोई भी सत्र, विधानसभा या विधान परिषद का सत्र अगर नहीं चल रहा है और राज्य में किसी कानून की आवश्यकता है तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। ठीक है ना। ऑर्डिनेंस जो जारी किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और वो जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसका वही शक्ति और समानता होती है जो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किए गए कानून की होती है। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। तो फाइनेंशियल फंक्शंस का मतलब है अप्रूविंग एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट है उसके लिए वार्षिक बजट को पारित कराना या इशू करना। फिर है इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस, मतलब अगर कोई नया टैक्स, नया कर अगर गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो उसका प्रावधान करना है ना। विदाउट इट्स अप्रूवल द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ पेनी, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बिना इसके कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है, एक कौड़ी भी नहीं। ठीक है। ये रिड्यूसिंग टैक्सेस, मतलब कि जो टैक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं अगर उनमें से किसी सेक्टर में अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करना चाहती है तो वो कर सकती है। फिर बात करते हैं इलेक्टोरियल फंक्शंस के बारे में। तो इलेक्टोरियल फंक्शंस में ये लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं उन मेंबर्स के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फिर ये जो हाउसेस होते हैं आपके, दोनों जो हाउस होते हैं इनमें जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है तो उनके इलेक्शंस में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी कानून, कोई भी बिल कानून कैसे बन जाता है। तो देखिए इसका एक प्रोसीजर है ना। हम लोग उसी प्रोसीजर के बारे में अब जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए होता क्या है कि कोई भी बिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी स्टेट में दो तरीके के सदन होते हैं। एक को कहते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब होता ये है कि जो भी साधारण बिल होते हैं, देखिए दो तरीके के बिल होते हैं। एक बिल तो वो होता है जो सामान्य ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है ना, समानता एक्ट होता है जो नॉर्मल है, और दूसरा होता है वित्त विधेयक, मतलब फाइनेंशियल मनी बिल। ठीक। इन दोनों में अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नॉर्मल एक्ट होते हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। अब साधारण विधेयकों में जो विधेयक पेश किया जाता है वो आप किसी भी सदन में पहले पेश कर सकते हैं। चाहे तो आप विधानसभा में पेश कर लीजिए या अगर आप चाहते हैं तो विधान परिषद में पहले पेश कर लीजिए। होता क्यों है ये कि
वो जो साधारण बिल होते हैं उनको दोनों सदनों में पारित करवाना आवश्यक होता है। तो चाहे आप पहले इसमें पारित करवा लें, उसमें बाद में कराएं, चाहे इसमें पहले पारित करवा दें, इसमें बाद में करवाएं। तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले उस बिल को विधानसभा में पेश किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल या फर्स्ट रीडिंग स्टेज, मतलब कि जो बिल वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बिल क्या है, कैसे क्यों लाया गया और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। फिर होता है सेकेंड रीडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल के बारे में क्लॉज बाय क्लॉज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो बिल होता है उस बिल को पब्लिश कराया जाता है न्यूज़पेपर्स में, स्टेट गजेट्स में, इन सब चीज़ों में उसको क्या कराया जाता है, पब्लिश करवाया जाता है। फिर इस पर डिबेट होती है, और डिबेट होने के पास अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका कमिटी एंड रिपोर्ट स्टेज। सेकेंड स्टेप की रीडिंग के बाद इस बिल को किसी न किसी कमेटी को रिफर कर दिया जाता है। अब वो जो कमेटी होती है वो इस बिल को पढ़ती है अच्छे तरीके से, और उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं या जो भी उसके सजेशन होते हैं उसके साथ वो हाउस को वापस कर देती है, हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस कर देती है। फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग स्टेज में उस बिल को दोबारा से लाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है और सिर्फ जनरल डिस्कशन किया जाता है, और बिना और अगर उस पर किसी चेंजेस की जरूरत होती है तो होती है, अदरवाइज वो बिल वैसा ही आगे पास कर दिया जाता है। आगे क्या होता है कि ये बिल अगले सदन में पहुंचता है, ठीक है ना। अब जब वो नेक्स्ट हाउस में पहुंचता है तो इसके बाद सारे प्रोसीजर्स फिर से फॉलो किए जाते हैं। जब वो वहाँ से भी वो बिल पास हो जाता है, इसके बाद वो गवर्नर के पास पहुंचता है, और गवर्नर उसको क्या करता है, साइन कर देता है, और साइन करने के बाद वो जो एक्ट होता है, जो बिल होता है, वो कानून बन जाता है। तो ये प्रोसीजर था कि किस तरीके से बिल को पास किया जाता है और लॉ कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मनी बिल के बारे में कि मनी बिल क्या होता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मनी बिल है वो डिसाइड कौन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है। तो ये जो डिसीजन है ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके स्पीकर के द्वारा लिया जाता है, मतलब विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस बात को बताता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। अब मनी बिल को पास कैसे करवाया जाता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मनी बिल होता है उसको पास करवाने से पहले आपको गवर्नर की परमिशन लेनी होती है, मतलब पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब जब गवर्नर परमिशन दे देता है तो इस बिल को केवल आपको जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली है, केवल उसमें पास करवाना होता है। तो ये जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है इसमें सारे प्रोसेस जैसे कि एक साधारण बिल में होते हैं वो सभी के सभी मतलब प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद जब वहाँ से वो बिल पास हो जाएगा तो फिर वो जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, तो वहाँ पर इस बिल को भेजा जाता है केवल पढ़ने के लिए। वो बिल इसलिए भेजा जाता है कि आप उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद अगर आपका कोई उसमें सजेशन है, कोई सुझाव है, या आप उसमें कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो वो आप उसको लिख कर 14 दिनों के अंदर आपको वापस विधानसभा में भेजना होता है, ठीक है। तो 14 दिन के अंदर जो विधान परिषद होती है वो अपने सजेशंस के साथ उसको वापस कर देती है। जो सजेशंस विधान परिषद ने विधानसभा को भेजे हैं तो विधानसभा उन सजेशंस को या कंप्लेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो आपके दिए गए सुझावों को मान सकती है, और अगर नहीं चाहती है तो जैसा बिल उसने आपको भेजा था वो वही बिल को पास करवा देगी। अब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो
मेन एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का, वो कौन होता है? तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव माना जाता है। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब जो गवर्नर होता है, वैसे तो एक राज्य के लिए एक ही गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं अधिकांशतः, लेकिन कभी कभी एक से अधिक राज्यों का भार भी किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, दिया जाता है। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा के लिए एक कॉमन गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, मतलब वही गवर्नर पंजाब के लिए भी है और वही गवर्नर हरियाणा के लिए भी है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो नॉर्मल क्वालिफिकेशंस है उसके लिए 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट के सेंट्रल लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई इसमें क्रिमिनल चार्जेस या क्राइम ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो देखिए जो गवर्नर की सैलरी होती है वो 1,10,000 रुपीज़ होती है। 1,10,000 रुपये उसकी पर मंथ की सैलरी होती है। इसके अलावा उसको रहने के लिए एक हाउस दिया जाता है जिसको राजभवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजभवन। ठीक है। और बाकी की उसकी जो एक लग्जरियस फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी मिलती हैं। फिर उसके पावर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए गवर्नर्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। वो जितने भी स्टेट के फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी किसके नाम पर होती हैं? गवर्नर के नाम पर होती है। करता भले ही उसको चीफ मिनिस्टर होता है या फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है, लेकिन वो होती किसके नाम पर है? गवर्नर के नाम पर होती है। फिर वो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर सकता है, जैसे एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये गवर्नर के द्वारा की जाती है। अगर लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करें तो गवर्नर ऑफ द स्टेट द कन्वेंस द फर्स्ट सेशन। ठीक है, मतलब कि जब भी नई सरकार का पहला सत्र शुरू होता है विधानसभा का, तो वो गवर्नर के जो राज्यपाल होता है उसके अभिभाषण से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, और वो जो अभिभाषण, वो जो लेक्चर जो गवर्नर वहाँ पे बोल रहे होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के द्वारा लिख कर दिया गया होता है, मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया भाषण वो वहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे मतलब उनके पास पावर्स होती हैं। अब जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उसके बारे में कर सकते हैं कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द लेजिस्लेचर विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी बिल अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके पहले आपको गवर्नर की परमिशन लेनी होती है। ठीक है ना। अगर चुनाव में कोई भी पार्टी मेजोरिटी पे नहीं आती है तो गवर्नर जो सबसे बड़ी पार्टी होता है उसको बुलाता है सरकार बनाने के लिए, और वो अपने विवेक से ये निर्णय ले सकता है कि कौन सी पार्टी को वो बुलाएगा बहुमत को साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये पावर भी गवर्नर के पास होती है। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यूजुअली द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब जो मुख्यमंत्री होता है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब उसको वोट दिलाई जाती है। गवर्नर के द्वारा जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है उसको भी, मतलब जो मंत्रिमंडल होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर
राज्यपाल मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाता है, मतलब कि उनकी भी नियुक्ति करता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होता है। तो विधानसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, विधानसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो देखिए, जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सब को जो हेड करता है उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं और ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स को वो अपने कलीग्स के द्वारा, जो जो उनके MLAs होते हैं, उनको उस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री दी जाती है, एक डिपार्टमेंट सौंपा जाता है और उनके द्वारा वो सारे डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर हैंडल करता है। ठीक है, फिर एक तरीके से मान लीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच का एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है ना, मतलब कि जो भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है उसकी जानकारी उसको गवर्नर को देनी होती है। इस तरीके से आप मान लीजिए। अब बात करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मतलब पावर के बारे में देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, उनको कौन कौन सी पावर्स दी जाती हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जाती है ना, कि जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उनके एडवाइस पर किए जाते हैं। फिर लेजिस्लेटिव पावर भी उनको दी जाती है और फाइनेंशियल पावर भी दी जाती है, जिसको हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि कौन कौन से कैटेगरीज होती है मिनिस्टर की। तो सबसे पहले होता है कि ओथ ऑफिसर, मतलब कि देखिए 3 तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर, फिर इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिर इसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है ना, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर्स। फर्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड वन इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड वन इज द डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए सबसे पहले मेंटेन्स द लॉ ऑफ ऑर्डर, मतलब कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ये तो पहला इनका काम है। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में, मतलब असेंबलीज प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये उनको देखना, मतलब जो गवर्नर की जो स्पीच होती है उस स्पीच को कौन बनाता है, अभी मैंने आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, तो वो एक पावर होती है। फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, है ना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो भी पूरे साल का जो बजट बनना होता है वो भी किसका काम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज, मतलब कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज और स्कीम्स चलाई जाएंगी, इन सबको बनाने और उनको एग्जीक्यूट उनको बनाने का काम ये कौन करता है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। और अपॉइंटमेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन करता है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर नंबर 3 of civics. I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, you can ask me. Till then, bye bye.